हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपकी यूट्यूब चैनल थिंक फॉर जीएस पे। ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की श्रेणी में आज हम बात करेंगे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन या एनआरएफ के ऊपर। क्या है ये, इसके लक्ष्य क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसका गठन किस प्रकार से होता है, सरकार में इसके क्या प्रावधान है, इसमें और क्या लाभ हो सकते हैं, क्या अन्य उपाय हो सकते हैं इसको बेहतरी करने के लिए, इसके समक्ष चुनौतियाँ क्या क्या हैं, इन सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे अपने ऑडियो लेक्चर श्रृंखला में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ऑडियो लेक्चर। तो एनआरएफ चर्चा में क्यों है? क्योंकि देश में अभी वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक विधेयक को मंजूरी दी है जिसे एनआरएफ या नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का नाम दिया गया है। और ये वैज्ञानिक अनुसंधान की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है और एक आशाजनक पहल के रूप में देखा जा सकता है। एनआरएफ है क्या? तो ये एक प्रस्तावित निकाय है जो कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम सर्व कहते हैं, को प्रतिस्थापित या रिप्लेस करेगा। ठीक है, इसका उद्देश्य है प्रभावशाली ज्ञान सृजन और अंतरण के माध्यम से लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना। ठीक है, एनआरएफ के लक्ष्य क्या है? तो ये जो है अंतर विषय या इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है इसको बढ़ावा देगा। इससे अनुसंधान को दोहराव को न्यूनतम किया जा सकता है। मान लीजिए, इसका बेहतर एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि ज्योग्राफी का कोई टॉपिक है जिस पे हम अनुसंधान कार्य कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के क्षेत्र से भी रिलेटेड है, तो हम दो जगह रिसर्च करने से बेहतर है एक जगह इन्वेस्ट करके उसका बेहतरी से सारे पहलुओं को देखा जा सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं हम धन को भी बचा सकते हैं, समय को भी बचा सकते हैं और अनुसंधान संस्थान को एक बेहतर रणनीति दे सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक, इससे नीति और व्यवहार में भी अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। एनआरएफ की मुख्य बातें क्या हैं? तो ये इसकी जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी और इसमें 10 प्रमुख निदेशालय शामिल होंगे जो इनको एक बेहतर रणनीति दे सकेंगे। और इसमें होंगे क्या, जो विज्ञान, कला, मानविकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे इनके माध्यम से हम। और एनआरएफ में एक 18 सदस्यीय बोर्ड भी होगा जिसमें प्रख्यात भारतीय अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक होंगे, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी होंगे और उद्योग जगत के नेतृत्वकर्ता भी शामिल होंगे, जिससे हम सभी क्षेत्रों के एक थॉट्स को अपने इसमें समाहित कर सकेंगे, जिससे इसकी बेहतरी को एक नए आयाम मिल सकेंगे। और एनआरएफ जो है एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत होगा, एक स्वतंत्र निकाय होगा और इसका एक स्वतंत्र सचिवालय भी होगा जो इसको एक बेहतरी और बेहतर रणनीति दे सकेगा। ठीक है, और एनआरएफ से अपेक्षाएं क्या क्या हैं? तो हमारे देश में जैसे अनुसंधान और विकास में बहुत कम निवेश हो रहा है वर्तमान समय में, तो वर्ष 2030 तक जो वर्तमान निवेश है जीडीपी का लगभग 0.7%, इसे बढ़ाकर लगभग 2% तक करना हमारा लक्ष्य है। और वैज्ञानिक प्रकाशनों में भारत की हिस्सेदारी लगभग 5% है, जिसे बढ़ा के लगभग 7% तक करना है। और विभिन्न विषयों और क्षेत्रों में प्रतिभाशाली शोधकर्ताओं के पूल का निर्माण करना है, जिससे हम उनको एक बेहतर मंच और बेहतर रणनीति प्रदान कर सकें। इसके माध्यम से हम अपनी जो भारत की विकास संबंधी चुनौतियां हैं उसको एक नवीन समाधान दे सकते हैं, क्योंकि सारी जो अवसंरचना है वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक और इन अनुसंधानों पर निर्भर करती है। तो हमें इसके माध्यम से अपने भारत की विकास गाथा लिखने का एक नया अवसर मिल सकेगा। वैज्ञानिक ज्ञान को सामाजिक व आंतरिक लाभ में हम अंतरित कर सकते हैं, जिससे हमारे समाज को एक बेहतर रणनीति मिल सकेगी। फिर एनआरएफ की आवश्यकता क्यों है? तो हमारे यहाँ जो अनुसंधान है वो लगातार घटता जा रहा है, इसमें निवेश जो है लगातार घटता जा रहा है। एक बेहतर एग्जांपल इसके लिए ये हो सकता है कि 1980 के दशक में भारत और साउथ कोरिया का जो निवेश था अनुसंधान में वो 0.6% था, लेकिन आज के समय में भारत ने केवल 0.1% की बढ़ोतरी की है और वो 0.7% पर पहुंच पाया है। जबकि साउथ कोरिया ने अपने यहाँ निवेश को बेहतर समझा, इसके लाभ बेहतर समझे, तो उसके यहाँ निवेश वर्तमान समय में लगभग 5% का है। तो ये जो खाई है इन दोनों देशों के बीच में, ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो निवेश को लेकर रुचि नहीं दिखाई जा रही है, इसको बहुत अच्छे से केंद्रित करता है। तो क्या आवश्यकता है हमारे यहाँ? तो बेहतर अवसंरचना के लिए हमें निवेश की बहुत बेहतरी की आवश्यकता है। ठीक, निजी क्षेत्र का भी योगदान इसमें बहुत आवश्यक है अगर अनुसंधान क्षेत्र में बढ़ावा करना है। हमारे यहाँ निम्न अनुसंधान आउटपुट है, क्योंकि हमारे यहाँ पेटेंट और प्रकाशनों की संख्या इतनी कम है और भारत इतना पीछे इस क्षेत्र में, क्योंकि हम कॉपी करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। ठीक, मूवी हो या कुछ भी हम कॉपी कर लेते हैं तुरंत। तो कॉपी करने से बचना है, हमें अपनी नई थिंकिंग, नई थॉट्स के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। सीमित अनुसंधान अवसर है हमारे पास, जैसे अनुसंधान के लिए धन सीमित है। ठीक है, क्योंकि अनुसंधान जो है अधिकतर सरकारी संस्थाओं में ही होते हैं और उच्च शिक्षा संस्थानों में होते हैं, तो जिससे जो गरीब तबके का व्यक्ति है या जो फीस वो अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वो इससे पीछे रह जाता है। और जो पैसा आता भी है तो वो 65% तक आईआईटीज़ में आता है और केवल 11% ही
राज्य विश्वविद्यालयों को मिल पाता है। तो इससे भी जो आईआईटी तक नहीं पहुंच पाते हैं तो वो अनुसंधान में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास फंड्स ही नहीं है। तो इस क्षेत्र में भी हमें एक बेहतर रणनीति की आवश्यकता है। फिर अनुसंधान का खंडीकरण है, मतलब अलग अलग संस्थानों में अलग अलग अनुसंधान किए जाते हैं। ठीक, इससे दोहराव की स्थिति बन जाती है। मान लीजिए ज्योग्राफी के किसी टॉपिक पे एक यूनिवर्सिटी में अनुसंधान हो रहा है, तो उसी टॉपिक पे कहीं और आईआईटी में भी अनुसंधान हो रहा है। तो ये जो है संसाधनों की दुरुपयोग भी है, बर्बादी भी है और दोहराव भी है। तो इससे धन की भी हानि होती है, समय की भी हानि होती है। तो उसको कम करने के लिए एक बेहतर मंच ये प्रदान कर सकता है। निजी क्षेत्र की कम भागीदारी है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारे यहाँ वर्तमान में सरकार का व्यय लगभग 56% का है और निजी क्षेत्र का व्यय लगभग 35% का है। जबकि जो तकनीकी रूप से उन्नत देश हैं उनमें निजी क्षेत्र का अनुसंधान कहीं अधिक है, लगभग 70-80% का है। इसका एक बेहतर एग्जाम्पल ये हो सकता है कि इसराइल में लगभग निजी क्षेत्र का योगदान 88% है। और भी मैंने आपको पहले साउथ कोरिया का बताया, तो वहाँ सैमसंग जैसी कंपनी वहाँ बेहतर निवेश करती हैं, उसमें भी उनका योगदान लगभग 60 से 70% का है। तो कहीं ना कहीं हमें निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए। और जब दोनों सेक्टर साथ मिलकर काम करेंगे तो एक बेहतर रणनीति, बेहतर उद्देश्य और बेहतर विकास में काम कर सकेंगे। ठीक, सामाजिक विज्ञान में मानविकी विषयों पर फोकस नहीं किया जाता है, क्योंकि हमारा अधिकांश अनुसंधान जो है वो प्राकृतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों पर रहता है। मानविकी विषयों पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। तो इनको भी एक बेहतरी करने की आवश्यकता है इस क्षेत्र में। फिर एनआरएफ अनुसंधान को कैसे बढ़ावा देगा, तो एक बेहतर मंच प्रदान कर सकेगा। हम सभी को इनवाइट करेंगे, इसमें सहकारिता को बढ़ावा दे पाएंगे इससे, मतलब साथ में काम करने के लिए एक बेहतर रणनीति, बेहतर कार्य। ठीक, सामुदायिक भागीदारी से वैज्ञानिक अनुसंधान को जन आंदोलन में परिणत किया जा सकता है। मतलब हम वैज्ञानिक अनुसंधान को जन जन तक पहुँचाने के लिए सजगता के साथ प्रयास करेंगे। साथ में एनआरएफ के संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं, तो हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि कोई भी कार्य हो उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप जरूर होता है, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं राजनीतिक से प्रेरित रहता है वो। तो इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप की भी बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी। ठीक, जन जागरूकता का अभाव है हमारे क्षेत्र में, क्योंकि हम वैज्ञानिक अनुसंधान इतना बेहतरी से हमारे यहाँ जन जन तक नहीं पहुँच पाता है। तो उसको इस दिशा में स्कूल लेवल से उनमें काम करने की आवश्यकता है। लोगों को, बच्चों को इसके लिए जागरूक करने की आवश्यकता है। ठीक है, न्याय संगत धन के वितरण की कमी है, अभाव है इसका, जिससे भ्रष्टाचार भी उत्पन्न होता है। धन तो दिया जाता है लेकिन इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए और अनुसंधान करने के लिए, लेकिन वो शोधकर्ताओं तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना है हमारे यहाँ। महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व है हमारे यहाँ, क्योंकि हम ये देखते हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान में एक मानसिक वो है हमारे यहाँ जड़ता की, इसमें महिलाएं काम बेहतरी से नहीं कर सकती हैं। तो इस सोच को भी बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी देश विदेश में महिलाएं हैं जो इस पद पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो भारत में भी उनको पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। अपर्याप्त समर्थन है यहाँ पे, क्योंकि हम गवर्नमेंट जो है सिक्योरिटी नहीं दे पाती है कि आप अगर इस क्षेत्र में काम करेंगे तो हम आपको ये करियर विकल्प दे सकते हैं। तो करियर विकल्प नहीं है, बहुत सारे सुरक्षा नहीं है उनके करियर को लेकर, तो इससे भी लोग काफ़ी घबराते हैं। इसके चलते लोग विदेशों की ओर पलायन कर जाते हैं, वहाँ पर रिसर्च करते हैं, वहाँ पर अनुसंधान करते हैं, अपना सारा समय वहाँ पर देते हैं, क्योंकि वहाँ एक बेहतर माहौल मिलता है उनको, बेहतर धन मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है उनको और एक बेहतर मंच मिल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के पलायन का एक कारण बनता जा रहा है। और यहाँ पे आवश्यकता से कम स्कॉलरशिप है, वो अपना स्कॉलरशिप से अपना खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, तो लोगों के मतलब अनुसंधान के कार्य कैसे चलेंगे। ठीक, तो इसको भी बेहतरी करने की आवश्यकता है। साथ में इसमें आगे क्या हो सकता है, तो अनुसंधान एवं विकास में व्यय करने से एक बेहतर अवसंरचना और रणनीतिक विकास होगा। कि हम समझ सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र के विकास में एक अवसंरचना और रणनीतिक जो है कितना बेहतरी से अपना क्रियान्वयन कर सकती है। तो भारत को भी अगर अपना डेवलपमेंट करना है, जो उसके सपने हैं कि 2025 और 2030 तक एक बेहतर समाज दे पाएंगे हम लोगों को, तो उसके लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना होगा हर क्षेत्र में, हर विषय में। ठीक, तभी एक बेहतर समाज की कल्पना की जा सकती है। और इससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा मिलेगा इस मंच के द्वारा, कि हम जो है हमारे वैज्ञानिक जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। और भारत में कौशल विकास को एक नई दिशा भी मिलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो इससे सीखेंगे। स्कूल लेवल से और यूनिवर्सिटी लेवल से इसमें शुरुआत करने की आवश्यकता है, इससे एक नई दिशा मिलेगी इसमें। इसके माध्यम से विभिन्न रैंकिंगों में सुधार होगा। जब हमारा अवसंरचना और डेवलपमेंट होगा तो इसके माध्यम से जो हमारे यहाँ वैश्विक रैंकिंग्स हैं कई सारी, इसमें भी सुधार आएगा। और भारत जो है दुनिया भर की प्रतिस्पर्धाओं को आकर्षित कर सकेगा अपने यहाँ। जैसे हम अभी भारत छोड़ के दूसरे कंट्री में जाते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, अनुसंधान के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, फेलोशिप के लिए, तो वो कम होगा। और यही सारे कार्य जब भारत में एक बेहतर मंच होगा तो भारत का व्यक्ति तो यहाँ रुकेगा ही,
विदेशों से भी लोग यहाँ स्कॉलरशिप के लिए आएंगे, रिसर्च के लिए आएंगे, अनुसंधान के लिए आएंगे। ठीक, तो ये उनके लिए एक बेहतर मंच प्रदान कर सकेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ऑडियो लेक्चर श्रृंखला का यह पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।